हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, मैं हूं समीर चौधरी, आप लोगों का दोस्त, और आप सबका वेलकम है हमारे आपके प्यारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सेमिकॉन क्लासेस। तो गाइस, आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर। और कंज्यूमर बिहेवियर में जो फर्स्ट मोस्ट टॉपिक है दैट इज प्रेफरेंस एंड यूटिलिटी। तो आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे प्रेफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। हम ये पढ़ेंगे कि प्रेफरेंस क्या होता है और ये कितनी वैरायटीज का होता है। बेसिकली प्रेफरेंस रिलेशन कितनी कितनी वैरायटीज के होते हैं। जनरली होता है क्या है कि हम अपनी डेली लाइफ में और एंटायर लाइफ में काफी सारी कमोडिटीज को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, वो कोई भी कमोडिटीज हो सकती हैं, X1 X2 X3, वट एवर द कमोडिटीज। बट हम क्या करते हैं, उन सारी कमोडिटीज को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक हमारी होती है मेन कमोडिटी, एक होती है हमारी कंपोजिट कमोडिटी। अब बात ये आती है कि जो भी हम कंपोजिट या मेन कमोडिटीज के कंजम्पशन की बात करते हैं, वो कंजम्पशन हमें कितनी कितनी पॉसिबिलिटीज में अवेलेबल होती हैं। और ये सब कुछ डिपेंड करता है कि हमारा प्रेफरेंस रिलेशन क्या है। मान लीजिए मैं किसी कमोडिटी को स्ट्रिक्टली प्रेफर कर रहा हूँ, तो उसकी क्वांटिटी उसी नेचर की होगी दैट जो भी मेरी कंजम्पशन हो। मान लीजिए मैं किसी कम्युनिटी को वीकली प्रेफर कर रहा हूँ, तो उसकी कम्युनिटी मेरे लिए उसी नेचर की होगी। जैसे कि आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, ठीक है। आपने अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, तो आपने कोर्स देखा इकोनॉमिक्स ऑनर्स। और आपको पता होगा कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स की कट ऑफ होती है और एक बीकॉम ऑनर्स की कट ऑफ होती है, जो शायद सबसे ज्यादा होती है, जो डीयू के टॉप कॉलेजेस है। तो जिन लोगों को इको ऑनर्स करना था, प्री प्लानिंग था, स्ट्रिक्ट थे, तो उनका जो प्रेफरेंस था इकोनॉमिक्स ऑनर्स पे, वो स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस था। एक बात समझ में आ गई। स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस किसे कहते हैं कि कंज्यूमर का किसी भी चीज को वन वन शॉट डिसीजन होता है कि यार यही चीज मुझे चाहिए, तो आप फॉर्म ही आपने उसी तरीके से भरे थे और ई कॉमर्स में आपका एडमिशन हो गया। सेकेंडरी, कुछ लोगों ने जो ऑप्शन मिला उन्होंने उसको चूज किया, तो उन्होंने अपने प्रेफरेंस भर दिए, जैसे इकोनॉमिक्स ऑनर्स और बीकॉम ऑनर्स। तो अगर मान लीजिए किसी पर्सन को इकोनॉमिक्स नहीं मिला, तो उसने कोई कोर्स लिया, इसका मतलब वो इको ऑनर्स पे वीकली प्रेफर था। वीकली प्रेफर था कि उसको मिल जाता तो अच्छी बात थी, नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, मैं दूसरा ले सकता हूं। लेकिन मेरा पहला फोकस क्या है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स। इसे हम कहते हैं वीक प्रेफरेंस, ठीक है। तीसरा होता है कि आपने मान लीजिए इकोनॉमिक्स ऑनर्स भरा था और बीकॉम ऑनर्स भरा था, और आप ये टेंशन फ्री थे, आप अपने ये माइंड में चल रहे थे, इकोनॉमिक्स हो जाए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बीकॉम ऑनर्स हो जाए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों में से कुछ भी हो जाए आई एम इनडिफरेंट। तो यहाँ पे तीन तरह की मैंने प्रेफरेंस की बात करी है, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे तीन तरह की प्रेफरेंस की बात करी है। एक है यहाँ पे स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, ठीक है, एक यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, एक है यहाँ पे हमारा, एक है हमारा यहाँ पे वीक प्रेफरेंस, और एक है हमारे पास यहाँ पे इनडिफरेंस प्रेफरेंस। तो हमारे पास यहाँ पे तीन प्रकार के प्रेफरेंसेस होते हैं। पहला होता है स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, दूसरा होता है वीक प्रेफरेंस, और तीसरा होता है इनडिफरेंस प्रेफरेंस। याद कर लीजिए मेरे साथ में। पहला होता है स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, दूसरा होता है वीक प्रेफरेंस, तीसरा होता है इनडिफरेंस प्रेफरेंस। मान लीजिए आपने यहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑनर्स और बीकॉम ऑनर्स, ठीक है, एक को एक्स माना दूसरे को वाई माना, ठीक है। और वही जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उसी चीज को आप इमेजिन करिएगा। अगर आप वो स्टूडेंट हो जिनको 100% कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, उन्हें इकोनॉमिक्स ही चाहिए था, अगर इकोनॉमिक्स मिला तो ठीक है, मतलब किसी भी कॉलेज में चाहिए था। और आपने अगर शायद वेट किया टिल लास्ट लिस्ट, और अगर तब भी नहीं हुआ, तो फिर आपने अपनी मतलब कोई और सोर्सेज लगाई, मॉनेटरी टर्म्स का यूज किया, कुछ भी सोर्सेज आपने कुछ भी दिमाग लगाया। वो कब है, जब आप स्ट्रिक्टली प्रेफर हो इकोनॉमिक्स देन बीकॉम ऑनर्स। तो ध्यान रखना, यहाँ पे एक्स स्ट्रिक्टली प्रेफर देन वाई, ये जो साइन है ना, ऐसे बनाना है। मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ ऐसा। दो तरह के होते हैं, एक होता है ये और एक होता है ये। इसे कहते हैं प्रेफरेंस वाला, इसे कहते हैं प्रेफरेंस वाला। ये होता है ग्रेटर देन वाला, ठीक है। तो ग्रेटर देन और प्रेफरेंस दोनों में फर्क है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये वाला जो
ये वाला जो साइन आता है ये तब आता है जब आप क्वालिटी की बात करते हो, जब आप किसी भी चीज की क्वालिटी नेचर की बात करते हो। और ये वाला साइन कब आता है, जब आप किसी भी चीज की क्वांटिटी नेचर की बात करते हो। व्हेन यू टॉक अबाउट द क्वांटिटी नेचर, तो ये वाला साइन लेकर आओगे। जब आप क्वालिटी नेचर की बात करोगे तो आप ये वाला साइन लेकर आओगे। एक बात दिमाग में रखना कि आपने जो अब तक पढ़ा हुआ था वो काफी बेसिक था, और अब जो आप पढ़ना स्टार्ट करो उसका कुछ लेवल है। आइए, मेरी बात समझ में आ गई यहाँ तक आप लोगों को? चलिए, तो एक तो बात ये हो गई, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ये बात दिमाग में रखिएगा, इसको फिलहाल मैं हटा रहा हूँ इतनी बात को। अब आगे जो इम्पोर्टेंस है दैट इज, दूसरे केस में आपने इकोनॉमिक्स भी भरा था और साथ साथ आपने अपना दूसरा प्रेफरेंस, आपने अपना दूसरा प्रेफरेंस जो है, लेट्स सपोज मान लीजिए आपने बीकॉम ऑनर्स का भी भर दिया, एंड आपका मेन फोकस इकोनॉमिक्स है। आप सबसे पहले वेट करो इकोनॉमिक्स का, इन केस इकोनॉमिक्स का नहीं हुआ देन आप बीकॉम ऑनर्स पे जा रहे हो, तो ये आपका नेचर कैसा है, ये आपका वीक नेचर है, वीक प्रेफरेंस है। ध्यान रखना, इसको हम कुछ ऐसा लिखेंगे, ये और इक्वालिटी भी। इट मीन्स व्हाट, आप आप प्रेफर तो इकोनॉमिक्स को ही कर रहे हो, ठीक है, सबसे ज्यादा कोशिश इस पे कर रहे हो, लेकिन अगर बाय चांस आपको इकोनॉमिक्स नहीं मिला तो आप बीकॉम ऑनर्स भी ले सकते हो। ध्यान रखना, इस वाले केस में, पहले वाले केस में अगर आपको इकोनॉमिक्स नहीं मिला होता, तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे होते कि वो साल ड्रॉप कर रहे हैं, किस वजह से, कि दोबारा से हम तैयारी करेंगे और दोबारा से हम लोग इकोनॉमिक्स को लेने की कोशिश करेंगे। आप इसको ऐसा मान लो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आफ्टर 12 आईआईटी की तरफ जाते हैं, ठीक है, आईआईटी मान लो, ठीक है, क्योंकि वो एक बहुत फेमस चीज है जो शायद सब समझ सकते हो। आईआईटी की तरफ जाते हैं, आईआईटी का पेपर देते हैं, नहीं होता तो वो ड्रॉप करते हैं, नहीं होता तो वो ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप ईयर लेते हैं और फिर से तैयारी करते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जो ड्रॉप करते हैं, यानी वो स्ट्रिक्टली थे आईआईटी की तरफ, वो ग्रेजुएशन या बीएससी एम वगैरह नहीं करते, तो उन्हें हम कहेंगे स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, ठीक है। और दूसरे तरह के लोग जो पहले तो आईआईटी की तरफ कोशिश कर रहे हैं, इनकेस अगर आप उनका आईआईटी नहीं हुआ देन वो फिर बीएससी वगैरह में भी एडमिशन ले सकते हैं। दूसरे तरह के हो गए। तीसरे तरह के हो गए कि मान लीजिए, आपका एग्जांपल ले रहा हूं मैं इकोनॉमिक्स और बीकॉम ऑनर्स का। अगर आपने फॉर्म में ये भरा था कि इकोनॉमिक्स या बीकॉम ऑनर्स एंड यू आर इनडिफरेंट, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी मिल जाए, जैसे कुछ लोगों का टारगेट होता है कि उन्हें फिर एसआरसीसी जाना है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स जाना है, वहां पे इकोनॉमिक्स मिल जाए, बीकॉम ऑनर्स मिल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोगों को इको ऑनर्स चाहिए होता है पहले वालों को, तो वो जरूरी नहीं नॉर्थ कैंपस की तरफ भागे, वो ऑफ कैंपस भी चले जाते हैं, वो श्यामलाल कॉलेज भी चले जाते हैं, वो इवनिंग कॉलेज तक जाने के लिए तैयार होते हैं फॉर द कोर्स, बिकॉज दे आर स्ट्रिक्टली प्रेफर दैट कोर्स, ठीक है। तीसरा मैं एग्जांपल जहां पर ले रहा हूँ, इनडिफरेंट की बात कर रहा हूँ, दैट इज एक्स इनडिफरेंट टू वाई, ठीक है। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई बेटा? तो ये जो होते हैं प्रेफरेंस रिलेशन होते हैं। और मैं एक सजेशन आप लोगों को यहाँ पे देना चाहूंगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इन माइक्रो इकोनॉमिक्स जब आप लोग मेरे साथ में पढ़ रहे हो, तो आपको खुद काफी कुछ लिखना है, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू राइट द थ्योरी ऑन बोर्ड, ऑन बेसिकली और डिक्टेट द थ्योरी, क्योंकि कुछ टीचर्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उन लोगों का, ठीक है, दे आर टीचर्स, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ पर्सनल लेवल पे कि हाँ वो टीचर हैं तो नॉलेज है, बट आई डोंट नो व्हाई कि वो क्वांटिटेटिव नेचर सब्जेक्ट में थ्योरी लिखवा रहे हैं, बिकॉज यू ऑल नो वेरी वेल, ये जो हमारा सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये कंप्लीटली क्वांटिटेटिव नेचर का है, पेपर में क्वांटिटेटिव चीजें आएंगी। तो आपको मैं ये नहीं कहता हूँ थ्योरी की जरूरत नहीं है, थ्योरी आपको ऐसी प्रोवाइड कर देते हैं ना हम लोग। तो मेरा टारगेट क्या रहेगा, आपका पढ़ाने का क्वांटिटेटिव नेचर रखना, ठीक है। आपको पढ़ाने का तरीका रहेगा कि आप थोड़ा सा क्वांटिटेटिव नेचर में रहो। इसका मतलब ये होगा कि आप एग्जाम ओरिएंटेड रहो। रही बात उसकी कि सर नोट्स का क्या करें, क्योंकि आप तो ओरली बता रहे हो सब कुछ, हमें फिर भी रिकॉल करने के लिए नोट्स होने चाहिए। तो बहुत आसान तरीका है, जैसे मेरी ये टॉपिक वाइज चीजें होती जाएंगी, मान लीजिए प्रेफरेंस एंड यूटिलिटी वाला टॉपिक मेरा कवर्ड हो जाएगा, देन मैं गाइस आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आप सिर्फ लेकिन ध्यान रखना, वो नोट्स पे यकीन नहीं करना है, वो नोट्स पेपर में कभी भी नहीं आने वाले। अब मैं इसी साल की बात नहीं कर रहा हूँ, आने वाले जो पिछले जितने साल जा चुके हैं, मैं सब के सब ईयर्स की बात कर रहा हूँ, कभी भी थ्योरी पेपर में नहीं आई इन दैट टाइप ऑफ एग्जाम्स ऑफ पेपर, ठीक है।
थ्योरी नहीं आई, जो क्वेश्चन आए वो न्यूमेरिकल बेसिस पे आए हैं। और अगर कोई थ्योरी आएगी तो उसका भी नेचर न्यूमेरिकल रहता है, जैसे डिराइव, राइट। तो ये चीज आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा। तो पहले बताइए, मेरी ये बात आपको समझ में आ गई, स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस वाली। अब इसको थोड़ा सा मैं और सही से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। इसका मतलब ये है, आप समझिएगा, कि x is strictly preferred than y, it means what, this is not, या आप ऐसे भी कह सकते हो, दिस implies that y is not preferred than x। और एक चीज और, इसको लिखने का तरीका ऐसा हो जाएगा, y ऐसा वाला इज नॉट, y वीकली प्रेफर देन x नहीं होगा, y नेवर बी वीकली प्रेफर देन x, इट मींस व्हाट, x इज स्ट्रिक्टली प्रेफर देन y। ये चीजें समझनी होंगी आपको। आपको सर ये क्या चीज आप डिस्कस कर रहे हो, बिल्कुल। क्यों, आप इसका एग्जांपल ले लो। आप अगर इको ऑनर्स को चाहते हो स्ट्रिक्टली उसे लेना, या एग्जांपल में आपके पुराने बात कर रहा हूँ, तो ऐसा किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता था कि आप बी कॉम ऑनर्स को इकोनॉमिक्स के कंपैरिजन में ले लो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको ये चाहिए तो यही लेना था, ठीक है। इसको समझना, अगर x वीकली प्रेफर देन है, देन y स्टिकली प्रेफर देन ऑफ x नहीं होगा। मतलब ये मैं बता रहा हूँ इम्प्लीकेशन इसकी, ये इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। इसको आप समझिएगा, इसमें यू प्रेफर देन x ओवर y एंड y ओवर x। मान लो आपसे किसी ने पूछा कि कौन सा कोर्स लोगे, आपने बोला इको ऑनर्स, ठीक है। अगले दिन उसी बंदे ने फिर से पूछा कौन सा कोर्स लोगे, आपने बोला बी कॉम ऑनर्स। तो आप अपनी किसी एक बात पे नहीं हो, आप कह रहे हो इको ऑनर्स दे तो आई डोंट केयर। इस चीज को ये इंप्लाई करेगा, ये इंप्लीकेशन क्या कर रहा है, दैट इज वाई इज नॉट स्टिकली मोर देन एक्स एंड वाई इज नॉट इंडिफरेंट देन एक्स। ये इंप्लाई क्या कर रहा है, आप समझिएगा, ये वाला वाई स्टिकली वाली बात आ गई। इसका मतलब ये हो गया, जनरली इसका मतलब ये हो गया कि आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि जो वाई है वो एक्स के इंडिफरेंट है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। एंड देन ये तो मैंने आपको जनरली बता दिया, ये दोनों साथ में। तो ध्यान रखना, ये हमारा प्रेफरेंस का एक कंसेप्ट है। दीज आर नोन एज प्रेफरेंस रिलेशन, दिस इज नोन एज प्रेफरेंस रिलेशन। क्या कहते हैं हम लोग, प्रेफरेंस रिलेशन। समझ में आई मेरी बात आपको, प्रेफरेंस रिलेशन। और एक बात, ये जो चीजें हैं ये आपको शायद इतनी आसानी से समझ में ना आए, बिकॉज इनको समझने के लिए काफी समय चाहिए, ठीक है, काफी समय चाहिए। तो अगर आपको ये चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लग रही हो तो आप इन पे भी फोकस कर सकते हो बस। मेरी बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई बेटा, अच्छे से जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब मैं आगे शॉर्ट में बातें करूंगा इसकी, ठीक है। जल्दी से इस चीज को नोट कर लीजिए, एंड नोट्स मैं आपको इस टॉपिक के चैप्टर के खत्म होने के बाद आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। मैं बोर्ड रफ कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। आप प्लीज वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। एंड आई नो कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता जा रहा है, वैसे स्टूडेंट्स का पढ़ने का तरीका बदलता जा रहा है। एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, अपनी एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव ला रही है, ये तो कंफर्म है। इवन एकेडमिक्स में भी बदलाव आया है, तो यूजी पीजी में क्यों नहीं आएगा। इनफैक्ट पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में भी गाइस काफी बदलाव आया है। इनफैक्ट देखिए, जो एडमिशन का पैटर्न है वो बदल गया। पहले पहले मास्टर्स के लिए यूनिवर्सिटी वाइज एंट्रेंस होते थे, बट आप देखेंगे कि अब एक कॉमन एंट्रेंस कर दिया, दैट इज सीयूईटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी अब क्या है, अब आपको जो तैयारी करनी है वो सारी यूनिवर्सिटी के लिए कॉमन करनी है। मैं इसके लिए भी प्लानिंग कर रहा हूँ कि आपको अभी से ही इस तरीके से पढ़ाया जाए, अभी से इस तरीके से पढ़ाया जाए कि आपका मास्टर लेवल का सीयूईटी भी इजीली क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बात करते हैं। देखिए अगली जो होगी यहाँ पे, जो भी हमने प्रेफरेंस रिलेशन की हम बात करते हैं, तो उसके लिए कुछ अजम्पशंस मैटर करती हैं। जैसे जैसे मैं आपको एक नाम देता हूँ, इंडिफरेंस कर्व। तो एनीबडी बेसिकली आस्क्ड अबाउट दैट, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिफरेंस कर्व।
तो ध्यान रखना, इंडिफरेंस कर्व का मतलब होता है अ लोकस कॉम्बिनेशन ऑफ, ये तो मैं लिख देता हूं, कोई इशू नहीं है, लोकस कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑल क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी, या फिर आप कह सकते हो लोकस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स कंजम्पशन। अच्छा, जब भी मैं टर्म यूज करता हूं कंजम्पशन, तो कंजम्पशन का मतलब एक चीज आ जाती है कि मान लीजिए मेरे पास एक ग्राफ है, ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। तो इस ये थोड़ा सा ऐसा बना देता हूं मैं, एक एक्स है और एक यहाँ पे बेसिकली वाई है, एक एक्स है और एक यहाँ पे वाई है। तो इसका इसका एक एरिया होगा, मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल इंडिफरेंस कर्व बना दिया ये वाला, मैंने जानबूझ के इस टाइप का इंडिफरेंस कर्व बनाया, दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये बात आपने पहले पढ़ी हुई होगी। तो इसका एक एरिया होगा ये वाला, एक एरिया होगा ये वाला। ध्यान रखना, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये जितना भी एरिया आपका रहेगा दैट्स नोन एज कंजम्पशन सेट, दैट इज कंप्लीट जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इंक्लूडिंग ओरिजिन, इंक्लूडिंग ओरिजिन, ये जो कंप्लीट एरिया होगा इसे आप क्या नाम दोगे? कंजम्पशन सेट। क्या नाम दोगे बेटा इसे आप? इसे आप नाम दोगे कंजम्पशन सेट। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से, बढ़िया से? नाउ अब ये जो मैंने इंडिफरेंस कर्व बनाया है, इसके इसको समझने के लिए जनरली ये जो इंडिफरेंस कर्व मैंने बनाया है ये इस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग है। क्योंकि देखो कोई भी आईसी बनता है, कोई भी आईसी को बनाने से पहले, इन डिफरेंस कर्व को बनाने से पहले हम उन कमोडिटीज की प्रेफरेंस की बात करते हैं। क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे दो तरह की कमोडिटी ली है, एक वाई लिया है और एक मैंने यहाँ पे एक्स लिया है। तो जब आप एक्स और वाई की या दो कमोडिटीज की बात करते हो और उसके लिए आईसी बनाते हो, तो वो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग होता है। अब मान लीजिए मेरे पास कोई प्रेफरेंस है, एक्स वाई जेड प्रेफरेंस कुछ भी मान लो, तो उस प्रेफरेंस पर कुछ ना कुछ अजम्पशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी है। उन प्रेफरेंस पर कुछ ना कुछ अजम्पशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो अभी जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं दैट इज अजम्पशन ऑन दीज प्रेफरेंसेस, ठीक है। अब जो आपको हेडिंग समझनी है दैट इज अजम्पशन ऑन दीज प्रेफरेंस, ये जो हम प्रेफरेंस डिस्कस कर रहे हैं। और ध्यान रखना टॉपिक बड़ा है, पूरी कंज्यूमर थ्योरी में आप काफी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ने वाले हो, वेट एंड वॉच। और ये जो इनिशियल टॉपिक है इसमें बस आप टूल सीख रहे हो, मैथमेटिकल एडवांसमेंट सीख रहे हो, एंड आफ्टर दैट आप इन टेक्निकल टर्म्स को यूज करोगे फॉर द फर्दर कैलकुलेशन, राइट। तो सबसे पहले जो अजम्पशन हमारे पास है दैट इज कंप्लीटनेस। और मैं अगर आपको शॉर्ट में समझाऊंगा, बिकॉज एग्जाम में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं आप लोगों को, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया भी अजम्पशन के लिए तो मैक्सिमम 2 से 2.5 नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा। उसके लिए आपको अजम्पशन के नाम लिख देते हो, क्योंकि जनरली 4 अजम्पशन हैं। अगर वो आप उन चारों अजम्पशन के नाम लिख देते हो, उनको थोड़ा थोड़ा भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो, तब भी आप आधे से ज्यादा पेज कवर कर लोगे, इवन एक पेज कवर कर लोगे अगर डायग्राम भी बनाते हो। तो आई आई डोंट थिंक सो कि आपको बहुत डिटेल थ्योरी लिखने की जरूरत है, राइट। अभी अभी आपको पता लगेगा कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर। ओके, तो अभी मैं assumption की बात करूं तो सबसे पहले assumption है कंप्लीटनेस। ठीक है, कंप्लीटनेस आप ऐसा मान के चलो, देखो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि अभी मैंने जो शुरुआत करी थी वो इकोनॉमिक्स ऑनर्स और बीकॉम ऑनर्स से करी थी, जो मैंने यहाँ पे लिख कर रफ कर दिया है। किसमें बात की थी मैंने? इकोनॉमिक्स ऑनर्स एंड बीकॉम ऑनर्स की में मैंने बात करी थी। अब मैंने क्यों इन दोनों कोर्सेज को लिया था, वाई, मैंने क्यों इन दोनों कोर्सेज को कंपेयर करा? मैं हिस्ट्री ऑनर्स और इकोनॉमिक्स को क्यों नहीं लेकर आया, या हिंदी ऑनर्स और बीकॉम ऑनर्स को क्यों नहीं लाया? वाई वाई आई बेसिकली राइट ओनली दीज टू एग्जांपल्स, वाई? द रीजन बिहाइंड दीज टू एग्जांपल्स एग्जैक्टली मैच द प्रॉपर्टीज। आप इसको ऐसे समझिएगा, मान लीजिए कोई फर्म है और वो लेबर और कैपिटल दोनों चीजों को यूज कर रहा है, ठीक है, कोई भी फर्म है, और हम ये कह रहे हैं कि एक ऐसी मशीन आई है जो 10 लेबर काम एक साथ कर रही है, जो 10 लोगों का काम एक साथ कर रही है। ऐसा हम बोलते हैं कभी कभी ना कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऐसा होता जा रहा है कि मशीन ऐसी आती जा रही है जो लेबर को रिप्लेस कर रही है। इसका मतलब क्या है, जो लेबर की क्वालिटी है
और जो मशीन की क्वालिटी है, ये दोनों की जो नेचर है या दोनों का जो वर्क लेवल है, वो एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी दोनों की जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है वो एक दूसरे को कंप्लीट कर रही है। लेबर एंड कैपिटल और लेबर एंड मशीन आर बेसिकली कंप्लीटनेस, कंप्लीट इन नेचर, वो आपस में जो है कंप्लीट है। ध्यान रखना, हम यहाँ पे मान के चलेंगे, अगर हमारे पास में दो तरह के ऑप्शन पे एक एक्स और एक वाई है, तो वहां पे क्या होता है कि समटाइम्स यू प्रेफर देन एक्स ओवर वाई वीकली, sometimes you prefer than y over than x weekly, then this implies that you are indifferent between both commodities, right? इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे एग्जांपल ले लो इंडिफरेंस प्रेफरेंस वाला। इट मींस व्हाट, आप इको ऑनर्स और बीकॉम ऑनर्स में कंप्लीटली इंडिफरेंस है, कंप्लीटली इंडिफरेंस। यू डोंट केयर अबाउट द इंट्रिंसिक नेचर ऑफ बोथ कोर्सेज। आप दोनों कोर्सेज के इंट्रिंसिक नेचर की तरफ नहीं गए। यू से दैट अगर आप हमें इको ऑनर्स दे दो वी डोंट माइंड, अगर आप हमें बीकॉम ऑनर्स दे दो वी डोंट माइंड। इट मींस व्हाट, वी आर इंडिफरेंट बिटवीन बोथ कमोडिटीज और बोथ सर्विसेज और बोथ डिसीजन। समझ में आई मेरी बात आप लोगों को यहाँ पर? तो कंप्लीटनेस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग नेचर। अच्छा, ये बात मैंने आपको समझाने के लिए लेबर कैपिटल या लेबर मशीनरी का एग्जांपल लिया, शायद वो एग्जांपल आपको समझ में आ रही है। जैसे 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 एग्जांपल देता हूं मैं आपको, टेस्ला कार है, टेस्ला है ना, टेस्ला। अब उसमें क्या खास बात है कि उसमें ड्राइवर लेस कार है, वो ड्राइवर की जरूरत नहीं है। तो एक ऐसी मशीनरी आ चुकी है हमारी इकोनॉमी में, हमारे वर्ल्ड लेवल सोसाइटी में, कि जहां पे हम लेबर को रिप्लेस कर सकते हैं बाय द टेस्ला कार। मतलब जिन जिन लोगों के पास टेस्ला कार है वो फिर ड्राइवर नहीं रख रहे हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, और अपार्ट ऑफ दिस के वो तो बहुत रिस्की के लेबर नहीं है, ठीक है, वो एक बात अलग है। लेकिन लेकिन टेस्ला कार का जो ड्राइविंग सिस्टम है और जो लेबर का जो ड्राइविंग प्रैक्टिस है, वो दोनों चीजें आपस में एक दूसरे को कंप्लीट कर रही है। देन यू कैन इजिली रिप्लेस देम, राइट, यू कैन इजिली रिप्लेस देम। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई बेटा क्लियरली? तो ये एक मेरी पहली अजम्पशन थी। दूसरी अजम्पशन है, मैं वो एरिया रफ कर रहा हूँ, मुझे एरिया चाहिए। दूसरी मेरी अजम्पशन है, पूरा ये हटा देता हूं मैं। और इंटरेस्टिंग है, ऐसा नहीं है कि आप बोर हो गए, काफी चीजें ठीक ठाक है जो आपको समझनी है। दूसरी हमारी अजम्पशन है दैट इज ट्रांजिटिव। सेकंड हमारी अजम्पशन है गाइस यहाँ पे ट्रांजिटिव या ट्रांजिटिविटी। देखो, ट्रांजिटिविटी काफी इंटरेस्टिंग नेचर की होती है। मैं जनरल का अब ये समझ सकते हैं, मैं आपको छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल। यहाँ पे तीन दोस्त है, ए बी और सी, या आप कह सकते हो तीन भाई हैं, थ्री ब्रदर्स। यहाँ पे तीन ब्रदर्स है, सिबलिंग्स है, ठीक है। ए जो है वो बी का भाई है, बी जो है वो सी का भाई है। इसका मतलब ए जो है वो सी का ब्रदर होगी। अगर मैंने शुरुआत में बोला कि ब्रदर्स है, आप कहते सर ये बात समझ में नहीं आती, आगे सुनिए। आपने यहाँ पे तीन लाइन लिए, एक लाइन लिए, दूसरी लाइन लिए, तीसरी लाइन लिए। इसे नाम दिया ए, इसे नाम दिया बी, इसे नाम दिया सी। आप देखिएगा जो ए जो लाइन है वो बी के परपेंडिकुलर है, और जो बी जो लाइन है वो सी के परपेंडिकुलर है। बट ए इज नॉट परपेंडिकुलर टू सी because A and C are parallel lines. What type of lines are guys? Parallel lines. A and C कैसे है बेटा? A and C are the parallel lines. तो मुझे बताओ, मुझे समझाओ इस बात को, क्या यहाँ पे ट्रांजिटिविटी अप्लाई होगी? नहीं होगी, इस वाले केस में अप्लाई नहीं होगी। बट इस वाले केस में अप्लाई हो रही है, क्यों? ए जो है वो बी का भाई है, बी जो है सी का भाई है, इसका मतलब ए और सी आपस में भाई भाई है। तो यहाँ पे ट्रांजिटिविटी अप्लाई हो गई। ट्रांजिटिविटी का मतलब समझ में आ गया? यू आर बेसिकली कंपेयर थ्री बंडल्स हियर, यू आर बेसिकली कंपेयर थ्री बंडल्स। जैसे 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 एग्जांपल, अब मानो मानो आपने अभी इकोनॉमिक्स ऑनर्स और बीकॉमर्स का एग्जांपल लिया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक और कोर्स का बहुत काफी ट्रेंड है, दैट इज इंग्लिश ऑनर्स। उसका भी काफी बड़ा ट्रेंड है इंग्लिश ऑनर्स का। अब हम मान लो तीनों कोर्स लिया हो, अब बात आ जाती है कि इफ यू आर प्रेफर इको ऑनर्स देन बीकॉम ऑनर्स, if you are prefer eco honors than pcom honors,
one situation, and on the same side you have prefer BCom honors than English honors, यानी आप कहते हो इकोनॉमिक्स बीकॉम ऑनर्स से अच्छा है, एक सिचुएशन हो गई। फिर दूसरी स्टेटमेंट देते हो कि बीकॉम ऑनर्स इंग्लिश ऑनर्स से अच्छा है, दूसरी स्टेटमेंट हो गई। थर्ड स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी कि इको ऑनर्स इज बेटर देन इंग्लिश ऑनर्स। तो ये ऑटोमेटिक ध्यान रखना, जो चीज ऑटोमेटिक हो जाए उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिविटी। दैट इज आवर सेकंड असम्पशन। अब यहाँ पे मैं एक तो सेकंड देखो समझना, हमारा मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है आपको एप्लीकेशन की तरफ लेकर जाना। आई एम नॉट अगेन, मैं फिर से बोलूंगा, कुछ टीचर्स हैं जो पढ़ाते हुए एक टॉपिक लिखवा के कहते हैं हाँ जी लिखिए, वो चीज अच्छी लगेगी उन जगहों पे जिनका एग्जाम में नेचर थ्योरेटिकल है। आप कहते हैं आप क्या होगा, नहीं सर थ्योरी भी लिखनी चाहिए, आई एग्री विद यू, बट क्या वो आपको 100 क्लासेस देने वाले हैं? नहीं, वो तो लिमिटेड क्लास देंगे। यही वजह थी, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आपके कोई सीनियर कॉन्टेक्ट में हो जो 2016, 17, 18, 19, 20 ये 5 साल में कोई अगर सेकंड ईयर में तुम्हारा कोई जानकार हो, उनसे उनसे जाके एक चीज पूछना कि मतलब 2015 की बात कर रहा हूँ मैं, कि बिफोर 2015-16 अगर कोई ऐसा जानकार हो, इकोनॉमिक्स ऑनर समस्या 3 माइक्रो इको में नंबर कितने आते थे बच्चों के, और बच्चों का स्टूडेंट का नेचर क्या होता था पेपर को देखने का। सब ये बोलेंगे कि भैया पढ़ाया कुछ और जाता था, पेपर में आता कुछ और था। ये सब लोग बोलेंगे, डेफिनेटली बोलेंगे। फिर मैंने स्टार्ट किया 2016 में, और आप बोलो सर आप अपनी बात करो आपने पढ़ना स्टार्ट किया, नहीं, बहुत से लोग पढ़ा रहे थे। मुझे काम नहीं दिया गया कि आपको पास ईयर पेपर्स कराने, मतलब मेरे को इकोनॉमिक्स ऑनर्स में आने के लिए किसी और ने हायर किया था और कहा था कि आपको सर इकोनॉमिक्स ऑनर्स के माइक्रो इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल्स कराने, क्योंकि मैं एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस को पढ़ा रहा था। मैं हायर स्टडीज से उठ के लोअर स्टडीज में आया हूँ, तो मुझे तो पता है कि कैसे नंबर ला सकते हैं, मुझे तो मालूम पड़ गया था कि नंबर कैसे आप गेन कर सकते हो। मैंने आपके पास्ट ईयर पेपर देखे, तरह से रीड करे, और पास्ट ईयर पेपर के बेसिस पे आपको पढ़ाना शुरू कर दिया। काफी लोगों को तो ये लगा कि यार सिलेबस कुछ और है, पढ़ा कुछ और रहा है। मैंने आंसर दिया बेटा सिलेबस कुछ और है, पेपर में पूछा कुछ और जा रहा है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ पेपर का पढ़ा रहा हूँ। आई डोंट नो व्हाट इज द सिलेबस, मुझे सिलेबस से मतलब ही नहीं है, मेरे को तो मतलब है पास्ट ईयर पेपर में क्या है, पास्ट ईयर पेपर में क्या पूछा जा रहा है, आई एम इंटरेस्टेड इन दैट एरिया। फिर मैंने पढ़ाना कंटिन्यू करा, स्टडी पढ़ाता गया। फिर वो ये चीज आग की तरह फैल गई कि एक समीर सर हैं जो न्यूमेरिकल, मतलब मुझे न्यूमेरिकल स्पेशलिस्ट के नाम से जाना जाने लगा। मैंने वही कहा, अगर आप 2015, 16, 17, 18, 19, 20 अगर ये 5-6 सालों के कोई भी लोग कॉन्टेक्ट में हो जो इकोनॉमिक्स सेकंड ईयर में थे, तो डेफिनेटली मुझे इसी नाम से बताएंगे कि समीर सर है, समीर सर का आप क्लास अटेंड करो तो माइंड में आपको क्वांटिटेटिव अप्रोच रहना चाहिए और आप न्यूमेरिकल अप्रोच पर रहोगे हमेशा। और गाइस एंड ऑफ द डे आप पेपर में देख क्या रहे हो, आ क्या रहा पेपर में, न्यूमेरिकल। वहां पर भी मैं आपका यहाँ पे सपोर्ट ये करूंगा कि जो चीजें मैं आपको ओरल बता रहा हूँ वो चीजें मैं आपको थ्योरेटिकल भी दे दूं, ठीक है। डेफिनेटली आई एम इंटरेस्टेड कि मैं आपको थ्योरी में भी वो सब चीजें प्रोवाइड कर दूं, एंड सो गाइस डोंट वरी अबाउट दैट। तो मैं यहाँ पर ट्रांजिटिविटी को टेक्निकल टर्म्स में लिख रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहला टर्म है यहाँ पे, आप समझिएगा कि पर्सन विल बेसिकली प्रेफर देन एक्स ओवर एक्स वाई, ये स्टिकली प्रेफरेंस का साइन है, एंड वाई इज स्टिकली प्रेफर देन जेड, then this implies that x is strictly prefer than z। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, तो x strictly prefer than y, y strictly prefer than z, एंड x strictly prefer than z होगी। ये ऑटोमेटिक इंप्लीकेशन है। सेकंड वाला है अगर x इज इंडिफरेंट टू y, ठीक है, एंड y इज इंडिफरेंट टू z, then this implies that x is indifferent to z। ये ट्रांजिटिविटी है। थर्ड कि अगर x इज इंडिफरेंट टू y, अगर x इज इंडिफरेंट टू y एंड y इज स्ट्रिक्टली प्रेफर देन z। अब सोचो x और y आपस में इंडिफरेंट है, मैं रिपीट कर रहा हूं, x और y आपस में इंडिफरेंट है और y z से स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड है।
y जो है z से स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड है। आई रिपीट माई सेल्फ अगेन, y इज स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड देन z। समझो बात को, दो भाई हैं, उन वो एक उम्र के हैं, जुड़वा हैं, तो सेम नेचर हो गया दो ब्रदर्स का। लेकिन जो y है वो थर्ड वाले से बड़ा है, थर्ड वाले से बड़ा। मान लो तीन भाई हैं, तीन ब्रदर्स से ए बी और सी, ये दोनों जो है ये ट्विंस हैं और ये अलग है थर्ड वाला, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है ये दोनों आपस में ट्विन है तो सिमिलर नेचर के हैं। बट जो एग्जांपल ये छोटा है, तो अगर y इससे बड़ा है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा कि जो x है वो भी z से बड़ा होगा। समझ में आई मेरी बात आप लोगों को ये वाली? आपका मन जो है वो एग्जांपल ले सकते हो, एग्जांपल के लिए कोई लिमिटेशंस नहीं होती, ठीक है। एंड डी वाला केस मान लीजिए x इज स्ट्रिक्टली प्रेफर देन y, जो x है y से स्ट्रिक्टली प्रेफर देन है, और जो y है वो z से इंडिफरेंट है। अब सोचो x जो है वो y से बहुत अच्छा है, बट y जो है z के सिमिलर है। तो जो नेचर z का वही नेचर y का, और y x के कंपेरिजन में बिल्कुल नहीं अच्छा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो एजेंट है वो x को प्रेफर करेगा z से। मेरी बात समझ में आ गई आपको? दिस इज बेसिकली ट्रांजिटिविटी फॉर केसेस। अब आप सोचोगे, अब सोचो अगर मैं टाइम वेस्ट करने पे आ जाऊं, इट इज बेसिकली अ मेथड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम, बिकॉज जो टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं उनका टारगेट ही होता है कि क्लास शुरू हुई है और जल्दी से खत्म हो जाए। वो ये चैप्टर के नाम जल्दी जल्दी निपटा देते, जैसे कॉलेज वाले पढ़ाते ना, वो बस खींचते रहते ना, बिल्कुल ना। बुक में सब कुछ लिखा हुआ थ्योरी। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड वे टू वेस्ट योर टाइम। जो चीज लिखी लिखाई है उसको दोबारा से लिखवाना। आपको नोट्स ऐसे दे दो ना, बातें खत्म हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। एक एक जनरल सी मैंने बात करी है। अब बहुत से एग्जांपल हम लेके चल सकते, मान लीजिए डायग्राम है, ये इंडिफरेंस कर्व है, यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी आप नंबर ले सकते हो, वट एवर, मैटर नहीं करता, लेकिन ये चीज आप दिमाग में रखिए। समझ में आ गई मेरी बात? ये एग्जाम में ये चीजें पूछी जा सकती है। ये मैंने सेकंड अजम्पशन की बात करी है। थर्ड अजम्पशन को समझिएगा जरा ध्यान से। थर्ड अजम्पशन अगेन वेरी गुड अजम्पशन, ठीक है। थर्ड assumption है हमारे पास में, दैट इज मोनोटोनिसिटी। दैट इज थर्ड assumption है मोनोटोनिसिटी। देखिए मैथमेटिक्स में एक चीज पढ़ी होगी आपने कि रियल एनालिसिस में, सीक्वेंस सीरीज में बेसिकली, कि जब n बढ़ता है तो फिर सीरीज क्या होती है, बढ़ती है या कम होती है। भाई आपने सीक्वेंस सीरीज में मैथमेटिक्स में एक चीज पढ़ी होगी कि एज n इंक्रीजेस देन व्हाट अबाउट द ए एन, वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो उसे हम कभी कभी कहते हैं इंक्रीजिंग सीरीज, कभी कभी हम कहते हैं डिक्रीजिंग सीरीज, राइट। जैसे हमारी एज है, हम कहते हैं कि हम बड़े हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो एज है वो क्वांटिटी बढ़ नहीं रही, एक्चुअली मेरी जो टोटल एज है वो कम होती जा रही है। समझिएगा, समझना, कोई चीज या तो बढ़ रही होती है या फिर कोई चीज कम हो रही होती है। तो मैथमेटिक्स में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में मोनोटोनिसिटी का मतलब होता है, मोनोटोनिसिटी का मतलब होता है कि इन एजेंट जो है हमेशा हायर यूटिलिटी की तरफ जाएगा। हमेशा आपने यहाँ पे एक चीज पढ़ी होगी, दैट इज हायर यूटिलिटी या हायर आईसी, सॉरी, हायर आईसी प्रोवाइड हायर यूटिलिटी। जो हायर आईसी है वो हायर यूटिलिटी को प्रोवाइड बेसिकली करेगा। ये बात आपने सबने पढ़ी हुई है, हायर आईसी प्रोवाइड हायर यूटिलिटी, ये बात आपने सबने पढ़ी हुई है। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए ये मेरा एक इंडिफरेंस कर्व है, तो ईच एंड एवरी एजेंट बेसिकली ट्राई टू गो इन विच डायरेक्शन, वो इधर की तरफ जाना पसंद करेगा। तो इस सेंस में अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब फॉर द कंज्यूमर टू कंज्यूम मोर इज बेसिकली बेटर। ज्यादा कंज्यूम करना एक बेटर सिचुएशन होगी किसी भी कंज्यूमर के लिए। टू कंज्यूम मोर इट्स अ बेटर सिचुएशन फॉर द कंज्यूमर। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? टू कंज्यूम मोर इट्स अ बेटर सिचुएशन। इसका एक दूसरे एरिया ये भी होता है, ये वाला,
ठीक है, बट हम ध्यान रखना इसके अबव केस की तरफ जाएंगे, इसे हम बोलेंगे टू बेसिकली कंज्यूम, यहाँ पे मोर इज बेटर। ठीक है, यहां तक मेरी बात समझ में आ गई। मोनोटोनिसिटी का मतलब होता है एज एक्स कमोडिटी इंक्रीजेस देन योर यूटिलिटी मस्ट बी इंक्रीज। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अगर किसी भी कमोडिटी को तुम कंज्यूम कर रहे हो तो ये बात कंफर्म होगी कि उससे मिलने वाली यूटिलिटी आपकी बढ़ रही होगी। दैट मीन व्हाट, इट इज मोनोटोनिक। इसे हम कहते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। यहीं पर एक छोटा सा नोट और आ जाता है, दैट इज व्हाट कि टू आइसिस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। यहाँ पे एक छोटी सी चीज और आ जाती है कि दो आइसिस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? अब सोचिएगा, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, यही एक डिफरेंस कर रहे हैं, मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि एक आईसी बनाया मैंने, बोला अब दूसरा आईसी कहाँ बनेगा, आगे की तरफ बनेगा, तीसरा आईसी कहाँ बनेगा, और आगे की तरफ बनेगा। यानी आईसी जो है कैसे बनते रहेंगे, मान लीजिए डायग्राम है मेरा, ये एक्स और वाई है, ये फर्स्ट आईसी है, ये सेकेंड आईसी है, ये थर्ड आईसी है, आईसी 1, आईसी 2 और आईसी 3। मैं आगे जाता जा रहा हूँ, ये बात है। why it is parallel? Because each and every difference curve provide the different utility, and every upward IC provide the higher utility than the lower IC. ये मोनोटोनिसिटी होता है। as IC shift upward, it means what your utility definitely increase, right? अब इसका छोटा सा जो नोट है वो यही है, that is two ICs never intersect each other. टू आइसिस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो आइसिस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। टू आइसिस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी अगर आप यहाँ पे डायग्राम बना लो, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, ये एक आईसी हो गया, तो हायर मोनोटोनिसिटी का मतलब हायर आईसी की तरफ जाएंगे। बट बाय डिफॉल्ट अगर हम आईसी टू ऐसा बना लें तो गड़बड़ी हो गई ना। अब सोचो, एक पॉइंट ये वाला है ए बी, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, तो ये तो बात कंफर्म है कि बी इज बेटर देन सी, बिकॉज बिकॉज जनरली बी हायर आईसी पे, सी लोअर आईसी पर है। और ये हमें कंफर्म है कि जो हायर आईसी होता है वो ज्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। बट हमें एक बात और पता है, इंडिफरेंस कर का हर एक पॉइंट हमेशा एक ही प्रकार की यानी सेम यूटिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। तो जो ए पॉइंट है प्रोवाइड द सेम यूटिलिटी एट द टू आईसीज। इट कॉन्ट्राडिक्ट द assumption ऑफ मोनोटोनिसिटी, बिकॉज मोनोटोनिसिटी का मतलब होता है एज यू इंक्रीज द टर्म यू विल गेट more utility, that is what more is better। बट अभी देखिए एट द पॉइंट ए, अब चलो मान लो एट द पॉइंट ऑफ ए यू आर बेसिकली गेट द आईसी 2 वाली यूटिलिटी। मान लो आईसी 2 की 100 है यूटिलिटी और आईसी 1 की 50 है यूटिलिटी, और एट द पॉइंट ऑफ ए यू विल गेट 100 यूटिलिटी, एवरेज 50 यूटिलिटी, राइट? एंड आफ्टर दैट आप कहते हो कि हम हायर की तरफ जा रहे हैं। तो जब हायर की तरफ जा रहे हो इसका मतलब आप 100 से ज्यादा गेन करोगे। बट जब हायर की तरफ गए हो तो आप बी की तरफ आ गए हो। बट व्हाट बेसिकली चेक हियर, हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है? हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यूटिलिटी चेंज ही नहीं हो रही है। हमारे को दिख रहा है यूटिलिटी चेंज ही नहीं हो रही है। तो वाई बेसिकली कंज्यूम मोर, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड टू कंज्यूम मोर बिकॉज मोर इज बेटर। but here we say we check that कि it violates the it violates the nature of, it violates monotonicity, it violates monotonicity। तो ये एग्जाम में अगर आ जाता है तो आपको समझाना पड़ेगा कि मोनोटोनिसिटी क्या होता है और मोनोटोनिसिटी क्या नहीं होता। ठीक है, एक तो क्या होता है ये समझाना है और क्या नहीं होता ये भी समझाना है। नाउ द लास्ट assumption इज बेसिकली कॉन्वेक्सिटी। ठीक है, कॉन्वेक्सिटी का assumption होती है। देखिए कॉन्वेक्सिटी की आपने इससे पहले भी डेफिनेटली पढ़ी होगी, मुझे बिल्कुल पता है आपने कॉन्वेक्सिटी वाली बात पहले भी स्टडी करी होगी। ठीक है, वो कुछ इस प्रकार होगी, जरा समझिएगा। फोर्थ assumption इज कॉन्वेक्सिटी कुछ इस तरीके से होगी वो। देखिए कॉन्वेक्सिटी का मतलब होता है कि जो एवरेज होता है, averages are always better than extremum।
मान लीजिए आपने देखो यहाँ पे कॉन्वेक्सिटी आपने कॉन्वेक्स आईसी बनाया है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको और अच्छा कर लेता हूँ। मान लीजिए आपने एक इंडिफरेंस कर्व ऐसा बनाया है, ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने एक बंडल ले लिया यहाँ पे, दैट इज y1 x1, और एक बंडल ले लिया आपने यहाँ पे, दैट इज x2 दैट इज y2, ठीक है। अब सुनिएगा, अगर मैं इसका और इसका एक्सट्रीमम पॉइंट लूंगा तो ध्यान रखना, वो एक्सट्रीम, देखो एक्सट्रीमम का मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑन कर्व, और एवरेज का मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑन लाइन। क्योंकि लाइन का एवरेज निकलता है और कर्व का एक्सट्रीमम निकलता है, ध्यान रखना। मैं फिर रिपीट करता हूँ, यू ऑलवेज बेसिकली गेट द एक्सट्रीमम फ्रॉम द कर्व एंड एवरेज फ्रॉम द लाइन, ये दिमाग में रखना, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। आपने यूज किया यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो अगर आपने यूज किया, देन यू विल गेट द पॉइंट विच इज यूज बाय सेक्शन फॉर्मूला। ये आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करा होगा, सेक्शन फॉर्मूला, वो मैं अभी बता नहीं रहा हूँ, लिखो क्योंकि सेंस नहीं बनता। तो यू विल गेट द वैल्यू, तो दिस इज द एवरेज वैल्यू। देखिएगा एवरेज वैल्यू आपकी ये आ गई, ये जो पॉइंट है दैट इज वाई बार एंड एक्स बार, ठीक है। लेकिन अगर इसी का आपने यहाँ पे एक पॉइंट लिया है, दैट इज वाई स्टार दैट इज एक्स स्टार, ये जो एक्स स्टार है और वाई स्टार है दैट इज एक्सट्रीमम पॉइंट। एक्सट्रीमम पॉइंट क्या है, ये एक्सट्रीमम पॉइंट। और जो एवरेज है ये क्या है, मतलब एक्स बार वाई बार क्या है, ये एवरेज पॉइंट। अब आप बोलोगे सर इससे कैसे पता लगता है कि मोनोटोनिसिटी है, ध्यान रखना। मेरी एक यूटिलिटी थी दैट इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अब मैंने इसमें मान लो फंक्शन में एक्स स्टार और वाई स्टार रखा, और एक जगह रखा मैंने एक्स बार और वाई बार। मैंने अपनी यूटिलिटी के अंदर जो यूटिलिटी का आईसी यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना, देखो ध्यान रखना, अभी किसी भी प्रकार की यूटिलिटी का डिस्कशन करना अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी हम प्रेफरेंस पर ही चल रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम यूटिलिटीज पर आएंगे, ठीक है। आज हम सिर्फ प्रेफरेंस की बात करेंगे, प्रेफरेंस यहाँ पे खत्म कर देंगे हम लोग। ये अजम्पशन हो गए, खत्म हो गया प्रेफरेंस, इसके आगे कुछ करना ही नहीं आपको। मान लीजिए हमने कुछ चीज ली, तो अब देखिए एक्स बार भी ज्यादा एक्स स्टार से, वाई बार भी ज्यादा वाई स्टार से। तो जब हमने देखा कि एक्स बार वाई बार, हमें पता है कि एक्स बार वाई बार इन अ क्वांटिटी टर्म is more than x star y star, then we definitely check that कि जो यूटिलिटी मिल रही है x बार y बार से वो ज्यादा होगी यूटिलिटी बाय, कर देता हूं मैं, यूटिलिटी बाय x स्टार y स्टार, इससे ज्यादा ही होगी। आप कुछ भी करो, यूटिलिटी बाय x स्टार और y स्टार। समझ में आई मेरी बात आप लोगों को अच्छे से? ये बताओ पहले मुझे, क्लियर है या नहीं है? तो टेक्निकल बातें क्या है कि आप देखो, अगर इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एवरेज रखता हूं यूटिलिटी के अंदर, तो उससे मेरे को यूटिलिटी ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर एक्सट्रीमम। तो अगर कहीं पर ये प्रूफ हो जाए कि एवरेजेस आर बेटर देन एक्सट्रीमम, आई रिपीट माई सेल्फ अगेन, if your calculation prove that averages are better than calculation, it means that curve is known as convex curve, right? उस कर्व को क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्वेक्स कर्व। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आई? देखिए मैंने थ्योरी नहीं लिखवाई है, तब भी आप देखिए मुझे यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा। एंड आई थिंक आप लोगों के पास इतना ही समय होता है किसी भी चीज को समझने के लिए। अगर मैं थ्योरी लिखवाता तो यू बिलीव मैं भी यहां तक भी नहीं होता, मैं सिर्फ स्ट्रिक्ट वाली वीक वाली इंडिफरेंस वाली थ्योरी लिखवा रहा होता, दैट कंप्लीटली वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है। तो आप जहां भी पढ़ रहे हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सेमिकॉन से पढ़ रहे हो, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, क्वांटिटेटिव नेचर प्लीज हो आपके पढ़ने का, क्वांटिटेटिव नेचर, क्योंकि पेपर में क्वांटिटी मतलब क्वांटिटेटिव नेचर क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, नो वन आस्क द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। आप आपको लग रहा है कि सर जी क्या बात कर रहे हो आप कुछ मत करो, पास्ट ईयर पेपर्स उठा लो और आप बोलो सर सिलेबस बदल दिया, अब थ्योरी पूछेंगे, काहे को? थ्योरी उन्होंने पहले ना पूछी जब थ्योरेटिकल सिलेबस था, और आज तक कंप्लीटली एडवांस सिलेबस हो गया, तो अब क्यों थ्योरी पूछेंगे वो आपसे? ठीक है, तो यहां तक मेरी बात समझ में आ गई। आज के लिए इतना रखते हैं।
नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे हम लोग एमआरएफ से, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए और सेमीकॉन से जुड़े रहिए। ओके फ्रेंड्स, हैव नाइस डे, थैंक यू, बाय, टेक केयर।